जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं अपनी हिस्ट्री ज्योग्राफी की और चैप्टर नंबर हम पढ़ेंगे इसमें 7, जो कि क्लास 6 का चैप्टर है और चैप्टर का नेम है पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप। तो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हमारी पृथ्वी के कौन कौन से स्थल रूप है। स्थल पर हमारी जो पृथ्वी है उसका जो स्थलीय रूप है वो किस किस तरह का हमें दिखाई देता है। तो आपने इनमें से कुछ स्थल जरूर देखे होंगे जो इस चित्र में दिखाए गए हैं। चलिए पहले हम आज इस चित्र को ही देखते हैं कि चित्र में क्या क्या दिखाया गया है। देखिए यहाँ पर ये जो चित्र आपको दिखाया गया है, कहीं पर आपको दिखाया गया है पर्वत श्रृंखला। ये जो पर्वत श्रृंखला दिख रही हैं, ये पहाड़ी आपको दिख रही हैं। यहाँ पर एक वैली यानी कि घाटी दिख रही है आपको। यहाँ देखेंगे तो आपको मैदान दिख रहा है ग्रीन ग्रीन। ये देखेंगे आप तो यहाँ पर पठार है। ये देखेंगे तो यहाँ पर पर्वत दिखाई दे रहा है ऊपर ऊंचा उठा हुआ। यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर ये झील बनी हुई है। इधर आप देखेंगे तो एक बड़ी नदी है, उसमें एक छोटी नदी आकर मिली है तो इसको सहायक नदी कहा जाता है और ये मेन नदी हो गई। फिर ये नदी यहाँ पर डेल्टा का निर्माण कर रही है और ये जो अलग अलग डिवाइड पार्ट है इसको वितरिका कहा जाता है। और ये यहाँ पर जहाँ पर नदी आकर ख़त्म हो जाती है यहाँ इसको नदी का मुहाना कहा जाता है। प्रायद्वीप देखिए, इधर से भी इधर से तीन तरफ से जल से घिरा जो पार्ट होता है इसको प्रायद्वीप कहते हैं। ये स्थल संधि है यहाँ पर जो स्थल को स्थल से जोड़ती है। तो यहाँ पर देखिए ये इतना बड़ा स्थल यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है पूरा, और यहाँ पर ये भी स्थल का एक बड़ा भाग है लेकिन एक छोटा सा भाग इसको जोड़ रहा है तो इसलिए इसको स्थल संधि कहा जाता है। ये आपको तट दिख रहा होगा और ये पूरा का पूरा जो ग्रीन, ये जो आपको ब्लू दिख रहा है ये पूरा का पूरा हमारा समुद्र है। और जल संधि की बात करें तो जल संधि जो होती है, देखिए इधर यहाँ पे बहुत बड़ी जल की राशि इधर पूरे में फैली हुई है ये, और इधर देखेंगे तो इधर भी ऐसी पूरे में फैला हुआ है जल राशि। तो जब दो बड़ी जल राशियों को जल की एक छोटा सा संकरा सा भाग जोड़ रहा हो तो उसको हम जल संधि कहते हैं। इतनी बात आशा करती हूँ कि आपको समझ में आई होगी। आइए अब समझते हैं ये लिखित रूप में। तो इन चित्रों में आपने जो देखा इसके अकॉर्डिंग देखिए, आप देखेंगे कि पृथ्वी की सतह सभी जगह एक समान नहीं है। बिल्कुल देखा भाई, कहीं से ऊँची है कहीं से नीची है। पृथ्वी पर अनगिनत प्रकार के स्थल रूप हैं। स्थल मंडल के कुछ भाग ऊंचे नीचे तथा कुछ समतल होते हैं। तो मैदान जो हमने वो समतल रूप में देखे, कुछ भाग हमने ऊंचे देखे पर्वतों के रूप में, कुछ पठार के रूप में देखे। तो ये स्थल रूप दो प्रक्रियाओं के परिणाम स्वरूप होते हैं। इनकी जो स्थल रूपों के जो ये इस तरह से बन के आते हैं नए नए, तो ये किससे होते हैं, ये दो प्रक्रिया ऐसी होती है जिनसे ये अलग अलग अपनी स्थिति हमें इनकी दिखाई देती है। तो आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि मैदान जिस पर आप खड़े हैं उसमें धीरे धीरे गति हो रही है और पृथ्वी के अंदर लगातार गति हो रही है। तो प्रथम या फिर आंतरिक प्रक्रिया के कारण बहुत से स्थानों पर पृथ्वी की सतह कहीं पर ऊपर उठ जाती है तो कहीं पर क्या होती है वो नीचे धंस जाती है। तो पृथ्वी के अंदर लगातार क्या हो रही है, गति हो रही है, और इस गति के कारण ही क्या होता है, पृथ्वी की सतह कहीं ऊपर उठ जाती है और कभी वो नीचे धंस जाती है कहीं कहीं पर। अब देखिए कुछ क्या आप जानते हैं इसके बारे में, कुछ फैक्ट यहाँ पर बताया गया है। देखिए पहाड़ी वह स्थलीय भाग है। पहाड़ी क्या होती है, पहाड़ी वो स्थलीय भाग होती है जो आसपास की भूमि से ऊंची उठी होती है। तो जो आसपास की मान लिया भूमि है और ये ऊपर उठा हुआ एक पार्ट है, तो जो ऊपर उठा हुआ जो पार्ट है भूमि से कुछ, ये कहलाती है हमारी क्या, तो ये कहलाती है पहाड़ी। और 600 मीटर से अधिक ऊंचाई वाली खड़ी ढाल वाली पहाड़ी को ही क्या कहा जाता है, पर्वत। अगर वो जो पहाड़ी वो 600 मीटर से ज़्यादा ऊंची हो जाती है तो इसी को हम पर्वत का नाम दे देते हैं। और 8000 मीटर से ऊंचे कुछ पर्वतों के नाम बताइए। तो 8000 मीटर से ऊंचा पर्वत हमें पता है। सबसे पहले हम लेंगे इसमें अपने हिमालय पर्वत का नाम। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ और चीज़ों को। माउंट एवरेस्ट भी उन्हीं में से एक है। चलिए दूसरी या बाह्य प्रक्रिया स्थल के लगातार बनने एवं टूटने की प्रक्रिया है। पृथ्वी की सतह के टूटकर घिस जाने को अपरदन कहते हैं। जब पृथ्वी की सतह टूटकर घिसती है तो इस क्रिया को हम कहते हैं अपरदन। अपरदन की जो क्रिया है ये, इस क्रिया के द्वारा जो सतह है वो नीची होती जाती है। भाई अब आप खुद ही बताइए, जब कोई चीज़ घिस के टूटेगी तो सिंपल सी बात है वो क्या होती जाएगी, नीची होती जाएगी। और एक प्रक्रिया होती है निक्षेपण की। ये निक्षेपण की प्रक्रिया जो होती है इसमें क्या होता है, तो इस प्रक्रिया के द्वारा फिर से निर्माण होता है इनका। और ये क्या होती हैं, ये प्रक्रियाएँ जो होती हैं ये बहते हुए जल, वायु या बर्फ़ के द्वारा होती हैं। हम विभिन्न स्थल रूपों की ऊंचाई
उनकी ढाल मतलब उनकी ऊंचाई और उनकी ढाल के आधार पर पर्वतों, पठारों और मैदानों में वर्गीकृत हम उनको कर सकते हैं। तो हम उनकी ऊंचाई के आधार पर, उनकी ढाल के आधार पर ही हम उनको पर्वत पठार में डिफाइन करते हैं, मैदानों में। आगे अब हमें बताया गया है पर्वत के बारे में। तो पर्वत जो है ये पृथ्वी की सतह की प्राकृतिक ऊंचाई है। नेचुरली वो पृथ्वी से कितनी ज़्यादा ऊंचाई पर है, तो ये पर्वत है। पर्वत का शिखर जो है वो छोटा होता है और उसका आधार चौड़ा होता है। यह आसपास के क्षेत्र से बहुत ऊंचा होता है। कुछ पहाड़ बादलों से भी ऊंचे होते हैं। जैसे जैसे आप ऊंचाई पर जाएंगे तो जलवायु ठंडी होती जाती है। और कुछ पर्वतों पर हमेशा जमी रहने वाली बर्फ़ की नदियाँ भी होती है, जहाँ पर हमेशा बर्फ़ ही जमी रहती है। उन्हें कहा जाता है हिमानी। जहाँ पर हमेशा बर्फ़ जमी रहती है उन्हें कहा जाता है, जो बर्फ़ की नदियाँ हैं, हिमानी। यहाँ कुछ ऐसे भी पर्वत हैं जो समुद्र के भीतर हैं। तो समुद्र के भीतर भी पर्वत होते हैं तथा जिन्हें आप देख नहीं सकते। भाई आपको जो पृथ्वी पर पर्वत है वो तो आपको दिखाई दे जाएंगे, लेकिन पृथ्वी के अब जब आप समुद्र में जाएंगे तो समुद्र के अंदर तभी देख पाएंगे पर्वतों को, लेकिन ऊपर से तो आप नहीं देख सकते हैं। कठोर जलवायु होने के कारण पर्वतीय क्षेत्रों में बहुत कम लोग निवास करते हैं। तो यहाँ की जलवायु जो होती है वो कठोर होती है, इसलिए वहाँ पर लोग भी कम रहते हैं। वहाँ का धरातल खड़ी ढाल वाला होता है तथा कृषि योग्य भूमि की वहाँ पर कमी होती है, तो इसलिए वहाँ पर लोगों की संख्या भी कम होती है। पर्वत एक रेखा के क्रम में व्यवस्थित हो सकते हैं, मतलब एक लगातार क्रम में आपको थोड़ी थोड़ी दूरी पर आपको एक लाइन में आपको पर्वत दिख सकते हैं, तो उनको कहा जाता है पर्वत श्रृंखला। तो जिसे क्या कहा जाता है, श्रृंखला कहा जाता है। अब देखिए यहाँ पर आपको दिखाई गई है इमेज वलित पर्वत की। तो वलित पर्वत इस तरह का जो ये मोड़दार पर्वत आपको दिख रहा है, इसी को कहा जाता है वलित पर्वत। आइए आगे हम इसके बारे में डिटेल में जानेंगे। और जो हमारा हिमालय पर्वत है वो एक वलित पर्वत का ही उदाहरण है। तो जो हमने देखा कि पर्वत की जो श्रृंखला कहा जाता है जब एक साथ कई पर्वत लगातार आप क्रम में देखेंगे। बहुत से पर्वतीय तंत्र समानांतर श्रृंखलाओं के क्रम में होते हैं जो सैकड़ों किलोमीटर में फैले होते हैं। हिमालय, आल्प्स तथा एंडीज क्रमशः, देखिए हिमालय पर्वत एशिया में है, आल्प्स पर्वत यूरोप में है और हमारा एंडीज पर्वत जो है ये दक्षिण अमेरिका में है। तो ये जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं ये पर्वतों की ऊंचाई एवं आकार में भिन्नता होती है। तो पर्वतों की आकार में, पर्वतों की ऊंचाइयों में क्या होती है, भिन्नता होती है। और पर्वत जो होते हैं मेन हमारे वो 3 प्रकार के होते हैं, वलित पर्वत, भ्रंशोत्स पर्वत और हमारा लास्ट है ज्वालामुखी पर्वत। हिमालय तथा आल्प्स ये वलित पर्वत का उदाहरण है। तो हिमालय पर्वत अभी बताया था, और आल्प्स पर्वत भी कौन सा है, तो आल्प्स पर्वत जो कि यूरोप में है, ये हमारा हिमालय तथा आल्प्स पर्वत वलित पर्वत के उदाहरण हैं, जिनकी सतह ऊबड़ खाबड़ तथा शंकुआकार शिखर है। तो इनका जो शिखर है वो तो शंकुआकार आपको दिखाई देगा, इनका जो शिखर है वो कैसा होता है, शंकुआकार दिखाई देगा, लेकिन इनकी जो सतह है वो ऊबड़ खाबड़ होती है। भारत की अरावली श्रृंखला ये विश्व की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार कि सबसे पुरानी जो पर्वत श्रृंखला है वो कौन सी है, तो ये अरावली श्रृंखला ये विश्व की सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रृंखला है। अपरदन की प्रक्रिया के कारण ये श्रृंखला घिस गई है। उत्तरी अमेरिका के अपलेशियन तथा रूस के यूराल पर्वत गोलाकार दिखाई देते हैं और इनकी ऊंचाई कम है। ये बहुत पुराने वलित पर्वत हैं। जब बहुत बड़ा भाग टूट जाता है तथा ऊर्ध्वाधर रूप से विस्थापित हो जाता है तो भ्रंशोत्स पर्वत का निर्माण उससे होता है। यानी कि जो भ्रंशोत्स पर्वत हैं ये बनते हैं जब ऊर्ध्वाधर रूप से वो स्थापित हो जाता है, एक बड़ा भाग टूटकर। ऊपर उठे हुए भाग जो है, ऊपर उठा हुआ जो खंड है उसको उत्खंड या हास्ट तथा नीचे धसे हुए खंडों को द्रोणिका, भ्रंश या ग्रावेन कहा जाता है। तो जो नीचे धसे हुआ भाग है उसको कहा जाता है द्रोणिका, भ्रंश या गार्बेन कहा जाता है। अभी आप इस चित्र में देखेंगे बहुत अच्छे से, देखिए ये जो ऊपर उठा हुआ पार्ट है इसको हमने क्या कहा है, उत्खंड भ्रंश कहा है, और जो ये बीच वाला पार्ट आपको दिख रहा है इसको द्रोणिका भ्रंश हमने कहा है। ठीक है, नीचे धसे हुए भाग को जिसे ग्राबेन के नाम से भी जाना जाता है। यूरोप की राइन घाटी तथा वोसजेस पर्वत इस तरह के पर्वत के उदाहरण हैं। तो भ्रंशोत्स जो हमारे पर्वत होते हैं, भ्रंशोत्स पर्वत, इसका ही उदाहरण है राइन घाटी और वोसजेस पर्वत, जो कि स्थित है कहाँ पर, यूरोप में। एटलस में दिए गए विश्व मानचित्र में उनकी स्थिति को देख सकते हैं हम लोग। इस प्रकार की भूआकृतियों के कुछ और उदाहरण का पता भी लगा सकते हैं। आगे देखेंगे, अब बात करेंगे हम ज्वालामुखी पर्वत की।
तो जो पर्वत ज्वालामुखी क्रियाओं से के कारण बनते हैं उनको ज्वालामुखी पर्वत के नाम से जानते हैं। अफ्रीका का माउंट किलिमंजारो तथा जापान का फ्यूजियामा, ये इस तरह के पर्वत यानी कि ये ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित पर्वत हैं, माउंट किलिमंजारो और जापान का फ्यूजियामा। पर्वत जो होते हैं वो बहुत लाभदायक होते हैं। पर्वत जो है ये जल संग्रहगार होते हैं, यानी कि जल को अपने अंदर संभाल के रखते हैं। बहुत सी नदियों का स्रोत पर्वतों में स्थित हिमानियों में होता है। जलाशय यानी कि जो बहुत सी नदियां हैं उनका जो जल का स्रोत है वो भी पर्वत ही होते हैं। जलाशयों के जल को लोगों तक पहुंचाया जाता है। पर्वतों के जल का उपयोग सिंचाई तथा पनबिजली के उत्पादन में किया जाता है। नदी घाटियाँ तथा वेदिकाएं कृषि के लिए उपयुक्त होती हैं। तो कृषि के लिए क्या क्या काम में आते हैं? नदियाँ, घाटियाँ, नदी घाटियाँ, वेदिकाएं, ये कृषि के लिए यूज़फुल होती हैं। और पर्वतों में अलग अलग प्रकार की वनस्पति और जीव जंतु पाए जाते हैं। भाई अलग अलग प्रकार की वनस्पति, जीव जंतु ये सभी पर्वतों में पाए जाते हैं। वनों से हमें और क्या क्या मिलता है? तो हमें ईंधन मिलता है, चारा मिलता है, आश्रय तथा दूसरे उत्पाद जैसे कि गोंद, रेजिन इत्यादि भी हमें ये सब पर्वत से मिलते हैं। वे पर्वतों और देखिए सैलानियों के लिए पर्वतीय भाग उपयुक्त स्थान है। जो सैलानी होते हैं उनके लिए भी पर्वत क्या है? उपयुक्त स्थान है। वे पर्वतों की यात्रा और उनकी प्राकृतिक सुंदरता को देखने के लिए करते हैं। तो वे उनकी यात्रा किस लिए करते हैं? वहाँ की प्राकृतिक सुंदरता को देखने के लिए। और विभिन्न प्रकार के खेल भी खेले जाते हैं, जैसे कि अभी हम देखेंगे कौन कौन से। जैसे कि यहाँ देखिए आप, तो यहाँ पर खेले जाते हैं जैसे कि पैराग्लाइडिंग हो गया, हैंग ग्लाइडिंग हुआ, रिवर राफ्टिंग हुई तथा स्कीइंग पर्वतों के प्रचलित खेल हैं। तो ये खेल हैं जो पर्वतों पर मेनली खेले जाते हैं। तो अगर आप कभी इस जगह गए हो तो आप और भी खेलों के नाम यहाँ पर बता सकते हैं जो आपने देखे होंगे। यहाँ पर जो आपको दिखाया गया है, देखिए ये ज्वालामुखी की प्रक्रिया दिखाई गई है। तो जब अत्यधिक दाब से मैग्मा का यहाँ पर निर्माण होता है और ये मैग्मा जो होता है जब ये फटता है ज्वालामुखी तो ये बाहर निकल कर आता है, तो ये लावा कहलाता है। ठीक है। और यहाँ पर ज्वालामुखी में यहाँ राख, भाप और गैस है, ये सब इसमें यहाँ पर इनसे बादल बनते हैं। ये लावा हुआ यहाँ पर, और किनारों से निकलती पिघलती हुई ये जो चट्टानें दिख रही हैं यही क्या कहलाती हैं? लावा कहलाती हैं। और ज्वालामुखी जो है शंकु का निर्माण राख और लावा की परतों के जमने से ही होता है। ज्वालामुखी शंकु का निर्माण जो होता है। चलिए तो यहाँ पर देखिए जो यहाँ पर दिखाया गया है, इस गेम का नाम आप बताएंगे कमेंट में कि इस गेम का नाम क्या है। ये जो बर्फ़ पर यहाँ पर ये जो व्यक्ति खेल रहा है गेम, इसका नाम आपको बताना है कमेंट में। आइए अब बात करते हैं पठार की कि पठार क्या होते हैं। तो पठार, अभी हमने पर्वत को समझ लिया क्या होते हैं, आप समझेंगे पठार क्या होते हैं। पठार उठी हुई और सपाट भूमि होती है। उठी है, ऊपर उठी होगी लेकिन सपाट भूमि होगी। पर्वत तो हमने देखे थे इनकी स्ट्रक्चर कुछ इस तरह की दिखाई दी थी, लेकिन पठार जो होंगे वो क्या होंगे? वो सपाट होते हैं और उनकी भूमि उठी हुई होती है। ये आसपास के क्षेत्रों से अधिक उठा हुआ होता है तथा इसका जो ऊपरी भाग है वो मेज के समान सपाट होता है। किसी पठार के एक या एक से अधिक किनारे होते हैं। ऐसा नहीं कि पठार के एक ही किनारा होगा या 2 किनारे होंगे, एक या एक से अधिक भी किनारे इसके होते हैं, जिनके ढाल जो होते हैं वो खड़े होते हैं। पठारों की ऊंचाई प्राय कुछ 100 मीटर से लेकर कई हज़ार मीटर तक हो सकती है। पर्वतों की तरह पठार भी नए या पुराने हो सकते हैं। भारत में दक्कन का पठार सबसे पुराने पठारों में से एक है। तो दक्कन का जो पठार है भारत में वो सबसे पुराने पठारों में से एक पठार है। केन्या, तंजानिया और युगांडा का पूर्वी अफ्रीकी पठार एवं ऑस्ट्रेलिया का पश्चिमी पठार इस प्रकार के उदाहरण हैं। तिब्बत का पठार जो कि चित्र में दिखाया गया है, ये विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। ये क्वेश्चन भी आपसे मैनी टाइम्स पूछा जाता है कि विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है। तो तिब्बत का पठार विश्व का सबसे ऊंचा पठार है, जिसकी ऊंचाई माध्य समुद्र तल से 4000 से 6000 मीटर तक है। तो इसकी ऊंचाई 4000 से 6000 मीटर तक है। और पठार बहुत उपयोगी होते हैं क्योंकि उनमें हमें खनिजों की प्रचुरता होती है। तो क्योंकि उनमें खनिजों की प्रचुरता होती है और खनिज हमें पठारों से मिलते हैं, तो इसलिए पठार हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण और उपयोगी होते हैं। यही कारण है कि विश्व के बहुत से खनन क्षेत्र पठारी भागों में स्थित हैं। अफ्रीका का पठार सोना और हीरो के खनन के लिए प्रसिद्ध है। तो अफ्रीका के पठार में आपको यहाँ पर दिखाई देंगे कि यहाँ पर सोना और हीरे के खनन के लिए बहुत प्रसिद्ध है अफ्रीका के पठार। अच्छा, आपने एक मूवी देखी होगी, वो क्या नाम है उस मूवी का? फुकरे में अगर फुकरे 3 आप देखेंगे तो उसमें आपको दिखाया जाएगा अफ्रीका के अंदर कि वो कैसे वहाँ पर हीरे निकालते हैं खुदाई करके। तो वहाँ पे आप देख सकते हैं। और भारत में छोटा नागपुर के पठार में लोहा, कोयला और मैग्नीज के बहुत सारे भंडार पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए
पठारी क्षेत्रों की अगर बात की जाए तो इसमें बहुत से जलप्रपात हो सकते हैं क्योंकि यहाँ नदियाँ ऊंचाई से गिरती हैं। भारत में छोटा नागपुर का पठार पर स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित है हुंडरू जलप्रपात तथा कर्नाटक में स्थित है जोग जलप्रपात। तो भारत में दो देख लिया हमने, एक तो स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित है हुंडरू जलप्रपात और दूसरा कर्नाटक में स्थित है जोग जलप्रपात, जो कि पठारी एरिया में स्थित है छोटा नागपुर में। इस प्रकार के जलप्रपातों के उदाहरण हैं लावा पठार में काली मिट्टी की प्रचुरता होती है जो उपजाऊ है एवं खेती के लिए भी काफ़ी अच्छी होती है, और कई पठारों में रमणीय स्थल होते हैं जो पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित भी करते हैं। तो पर्वत समझ लिए, पठार समझ लिए, अब समझते हैं मैदानों के बारे में कि मैदान क्या होते हैं। तो मैदान जो होता है ये प्लेन यानी कि समतल भूमि के बहुत बड़े भाग होते हैं। वे सामान्यतः माध्य समुद्र तल से 200 मीटर से अधिक ऊंचे नहीं होते। इनकी ऊंचाई लगभग 200 मीटर तक ही होती है समुद्र के तल से। कुछ मैदान काफ़ी समतल होते हैं, कुछ उर्मिल तथा तरंगित हो सकते हैं। अधिकांश मैदान नदियों तथा उनकी सहायक नदियों के द्वारा बने हैं। नदियाँ पर्वतों के ढालों पर नीचे की ओर बहती हैं। भाई पर्वत से जो नदियाँ हैं वो ऊपर से नीचे की ओर ही तो बहती हैं तथा उन्हें अपरदित करती रहती हैं। वे अपरदित पदार्थों को अपने साथ आगे की ओर ले जाती हैं और अपने साथ ढोए जाने वाले पदार्थों जैसे कि पत्थर, बालू, सिल्ट को वे घाटियों में निक्षेपित कर देती हैं। इन्हीं निक्षेपों से मैदान का निर्माण होता है। तो जब क्या होता है, ये अपरदित पदार्थों को अपने साथ लेकर आगे की ओर बढ़ती जाती हैं नदियाँ, तो यहाँ पर ये अपने साथ जो ढोए जाने वाले पदार्थ होते हैं जैसे कि पत्थर, बालू, सिल्ट, इनको वे घाटियों में निक्षेपित कर देती हैं, और जब वो घाटियों में चले जाते हैं, निक्षेपित हो जाते हैं, तो इनसे ही फिर क्या होता है, मैदान का निर्माण हो जाता है। सामान्यतः जो मैदान है वो बहुत यूज़फुल होते हैं। यहाँ परिवहन के साधनों का निर्माण करना आसान होता है, इसलिए ये मैदान विश्व के सबसे अधिक जनसंख्या वाले भाग होते हैं। इसलिए आप देखेंगे कि मैदान वाले इलाके में जनसंख्या आपको सबसे ज़्यादा देखने के लिए मिलती है। नदियों के द्वारा बनाए गए कुछ बड़े मैदान एशिया तथा उत्तरी अमेरिका में पाए जाते हैं। एशिया में स्थित भारत में गंगा और ब्रह्मपुत्र के मैदान तथा चीन में यांगत्से नदी का मैदान इसके प्रमुख उदाहरण आपके सामने स्थित हैं। क्योंकि मैदान जो हैं ये मनुष्य के रहने के लिए सबसे उपयोगी क्षेत्र होते हैं। यहाँ की जो जनसंख्या बहुत अधिक होती है, क्योंकि मकानों को बनाने के लिए और खेती के लिए यहाँ की जो समतल भूमि है उसकी प्रचुरता होती है मैदानी इलाकों में, और उपजाऊ मिट्टी के कारण यह भाग खेती के लिए काफ़ी उपयुक्त होता है। और भारत में गंगा का मैदान देश में सबसे अधिक जनसंख्या क्षेत्र वाला मैदान है। तो ये है, देखिए यहाँ पर आपको दिखाया गया है मैदान वाला एरिया, और यहाँ पर कितने अच्छे तरीके से कृषि हो रही है आप वो भी देख सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पर लोगों की जनसंख्या भी ज़्यादा पाई जाती है क्योंकि यहाँ पर चीज़ें आसानी से कर सकते हैं। अब देखेंगे स्थल रूप और उसके अकॉर्डिंग लोग। अब यहाँ पर दिखाया गया है रस्सी से बना हुआ पुल। ये जो आपको पुल दिख रहा है ये पुल एक रस्सी से बना हुआ है, और ये अरुणाचल प्रदेश का एक पुल है जो आपको यहाँ पर दिखाया गया है। स्थल रूपों की विभिन्नता के अनुरूप ही मानव विभिन्न प्रकार से अपना जीवन यापन करते हैं। जिस तरह से भाई जहाँ का स्थलीय रूप होगा उसके अकॉर्डिंग ही लोगों को अपना जीवन व्यतीत करना पड़ता है। पर्वतीय क्षेत्रों का जीवन जो होता है वो मैदानों की अपेक्षा बहुत कठिन होता है। मैदानी क्षेत्रों में जो जीवन है वो पर्वतीय क्षेत्रों की तुलना में सरल होता है, क्योंकि मैदानों में फसलें उगाना, घर बनाना, सड़कें बनाना पर्वतीय क्षेत्रों की तुलना में बहुत ही आसान होता है। विभिन्न प्रकार के स्थल रूपों पर रहने वाले लोगों के रहन सहन के तरीकों में कुछ अंतर हो सकता है या होता ही है, बल्कि क्या आप उनमें से कुछ अंतरों को बता सकते हैं? कभी कभी प्राकृतिक आपदाएं जैसे कि भूकंप, ज्वालामुखी, उद्गार, तूफान या फिर बाढ़ बहुत कुछ विनाश कर देते हैं, और इन आकस्मिक घटनाओं के बारे में जागरूकता पैदा करके हम इनसे आने वाले खतरों को कम कर सकते हैं। भाई अगर भूकंप आने वाला है, ज्वालामुखी या तूफान कोई आने वाला है, और इनसे पहले ही हमें इन घटनाओं के बारे में पता लग जाए तो हम क्या कर सकते हैं, तो हम इनसे बच सकते हैं, और बहुत सारी चीज़ें जो बहुत नुकसान होने वाला है उससे भी हम बच सकते हैं। हम कितने तरीक़ों से जल और स्थल को उपयोग में ला सकते हैं, इसका हम पता अपने आसपास के क्षेत्र से लगा सकते हैं। प्राय हम स्थल का उपयोग गलत तरीके से करते हैं, जैसे कि उपजाऊ भूमि पर हम मकानों का निर्माण कर देते हैं। भाई जहाँ उपजाऊ भूमि है तो वहाँ पर हमें घर का निर्माण न करके कृषि कार्य करना चाहिए, तो यहाँ पर हम इनका गलत यूज़ कर लेते हैं। इसी प्रकार हम लोग कूड़ा किसी भी भूमि पर या फिर पानी में फेंक देते हैं जो कि उन्हें गंदा कर देता है। हमें प्रकृति के इस महत्वपूर्ण वरदान का उपयोग इस प्रकार नहीं करना चाहिए। इस प्रकार अगर हम इसका उपयोग करेंगे तो हम अपने आप को, अपने पर्यावरण को प्रदूषित करेंगे।
उपलब्ध भूमि केवल हमारे ही उपयोग के लिए नहीं है, ये हमारा कर्तव्य है कि हम आने वाली पीढ़ियों के लिए भी पृथ्वी को सुरक्षित रखें। अब देखिए यहाँ पर नदी दिखाई गई है और इसमें कितना कूड़ा करकट पड़ा हुआ है, कितनी प्रदूषित नदी कर दी है यहाँ पे कूड़ा भर भर के इसमें, तो हमें ये बिल्कुल भी नहीं करना है। अब यहाँ पर चित्र आपको दिखाए गए हैं, चित्र नंबर 1, 2, 3, 4 यहाँ पर आपको दिखाए गए हैं। अब आप देखिए यहाँ पर और पहचाने। देखिए ये यहाँ पर डेजर्ट वाला रूप दिखाया गया है, मरुस्थल वाला। यहाँ पर ये बीच का है पानी का। यहाँ पर ये देखिए पानी, ये बहुत बड़ी नदी जहाँ पर नाव चल रही है। और यहाँ पर ये मैदानी एरिया दिखाया गया है आप लोगों के लिए। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर फिर किस तरह से घर बनाए गए हैं, यहाँ पर किस तरह से सीढ़ीदार यहाँ पर खेती हो रही है, कृषि हो रही है, किस तरह से यहाँ पर राफ्टिंग हो रही है, यहाँ पर कैसे महिलाएं यहाँ पर काम कर रही हैं चाय के बागानों में। तो इस तरह की आकृतियाँ चित्र आपको दिखाए गए हैं। ठीक है, तो अब हमने समझे सारे जो जितने भी रूप थे हमारे स्थल के, ये रूप हमने पढ़े, तो समझ में आई होंगी चीज़ें। अगर आपको कुछ समझ नहीं आया तो आप कमेंट कर सकते हैं। और इसी के साथ आप टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपको PDF भी मिले इसकी, तो आप टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर सकते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।